हेलो दोस्तों, टीम आरएनसी में आपका दिल खोल के स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन्कोलॉजी साइंस की सेकेंड टॉपिक। और ये सेकेंड क्लास में हम बात करेंगे, एक तो कौन से टॉपिक को अपन कवर करेंगे। टीएनएम क्लासिफिकेशन है ना, दूसरा है कॉजेज है ना, और थर्ड है साइन एंड सिम्टम। अच्छा, इससे पहले वाली क्लास में हमने बात करी थी कुछ जनरल सी टर्मिनोलॉजी, कैंसर क्या होता है, फादर ऑफ कैंसर क्या है, कैंसर डे अपन कब सेलिब्रेशन करते हैं, और बिनाइन और मैलिग्नेंट छोटी छोटी सी चीजों के बारे में डील किया था। अब थोड़ा क्रिटिकल लेवल पे अपन चलने की कोशिश करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, रेशियो का मतलब समझाते हो चलूं कि दो सब्सटेंस के बीच में अपनों को कंपेरिजन जब करना है तो उसको बोलते हैं रेशियो। और किस किस के बीच में करना है, तो एक तो होता है न्यूक्लियर और एक होता है क्या, साइटोप्लाज्मिक। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अपन। ये मान लो कि कोई सेल है, ये मान लो कि सेल का क्या है आपका, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और सेल के अंदर जो प्लाज्म पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, साइटोप्लाज्म। तो नॉर्मली जनरल से नॉर्मल कंडीशन में अगर अपन देखें तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है आपका, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है 1:4, और कुछ बुक्स में ये होता है 1:6 होता है। 1:4 और 1:6 हमने क्यों बोला, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म के कंपेयर में, ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके कंपेयर में न्यूक्लियोप्लाज्म नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, बहुत कम रहता है, 1.4 और 1.6 रहता है। अगर इसी कंडीशन को अपन कैंसर वाली कंडीशन में डील करें तो ये रेशियो बन के आ जाएगा बेटा आपके पास में क्या, 1:1। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कैंसर की कंडीशन में न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है, या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है। ये दोनों चीजें आपके पास में आ गई है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, कि इन्वेजन, कि सर इन्वेजन क्या होता है। इन्वेजन, तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। कैंसर कैंसर सेल पेनिट्रेशन सराउंडिंग स्ट्रक्चर। कैंसर सेल जो होती है वो अगर सराउंडिंग स्ट्रक्चर में पेनिट्रेशन करती है या घुसने की कोशिश करती है तो उसको बोलते हैं क्या अपन, इन्वेजन। क्या बोलते हैं उसको, इन्वेजन। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार आप। कि मान लो ये, यहाँ पर अपन समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को, कि ये कोई कैंसर की सेल है और यहाँ पर कोई बॉडी का दूसरा टिश्यू है। तो कैंसर सेल इसके अंदर घुसने की कोशिश करती है, और ये घुसने की जो कोशिश करती है इसको क्या बोलते हैं अपन, इन्वेजन करना, कि कैंसर कहाँ तक इन्वेड कर कर चुका है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मेटास्टेसिस। क्या आता है नेक्स्ट, तो मेटास्टेसिस सबने नाम सुना ही होगा कि मेटास्टेसिस क्या होता है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिखते चलते हैं अपन। ट्रांसमिशन और इन्वॉल्वमेंट ट्रांसमिशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैंसर फ्रॉम प्राइमरी साइट टू secondary site that are normally not directly that are normally not
डायरेक्टली कनेक्टेड। मेटास्टेसिस होता है आपका ट्रांसमिशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैंसर। किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? कैंसर का, या ट्रांसमिशन या फैल रहा है कैंसर कहां से? प्राइमरी साइट से और सेकेंडरी साइट पे, एक जगह से दूसरी जगह पर। इसको ऐसे समझो कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या फैल रहा है आपका? कैंसर फैल रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। दैट आर नॉर्मली नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, और ऐसी ऐसी सर्फेसेस में जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं तो एग्जाम्पल ले लो। क्या एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सीधी सीधी सी बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल होता है आपका ईसोफेगस का अगर कैंसर है, ईसोफेजियल कार्सिनोमा जिसको बोलते हैं, ईसोफेजियल कैंसर। ईसोफेजियल कैंसर का किसमें हो जाना? लीवर कैंसर में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? कि प्राइमरी साइट तो क्या थी? ईसोफेगस, और सेकेंडरी साइट क्या हो गई? लीवर। ईसोफेगस और लीवर क्या दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है? क्या नहीं। तो मतलब क्या हुआ है कि मेटास्टेसिस हुआ है। किसका? कैंसर का। कि ट्रांसमिशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैंसर फ्रॉम प्राइमरी साइट क्या? ईसोफेगस, सेकेंडरी साइट क्या? लीवर। तो नॉर्मली दोनों स्ट्रक्चर आपस में कनेक्टेड नहीं है, फिर भी कैंसर एक स्टेज से दूसरी स्टेज में या एक साइड से दूसरी साइड में चला गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इनफिल्ट्रेशन रह गया इधर। इनफिल्ट्रेशन, अब इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन होता है पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन इन सराउंडिंग, पेनिट्रेशन इन सराउंडिंग। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? पेनिट्रेशन इन सराउंडिंग। एक चीज याद आ रही है, वो भी लिखते चलो, नोट डाल के लिख लेना कि एक सवाल है कि कैंसर सेल जो होती है, कैंसर जो होता है, कैंसर के सेल जिसको बोलते हैं अपन, कैंसर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर इतना स्पीडली क्यों जाता है? क्या उसकी प्रवृत्ति है, या उसकी कुछ मजबूरी है, या उसको मजे आते हैं? ऐसा क्या सीन होता है उसके साथ में कि कैंसर सेल जो है बहुत ज्यादा स्पीडली जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है? तो अगर नॉर्मल सेल की बात करें ना अपन, कैंसर हैज 40% लेस कैल्शियम in comparison to नॉर्मल सेल। तो भाई ऐसा सीन है कि कैंसर के पास में ऑलरेडी क्या है? 40% क्या कम है? कैल्शियम। कैल्शियम की कमी होने की वजह से कैंसर की ये प्रवृत्ति हो जाती है कि वो एक जगह पर टिका नहीं रहता है, डिस्प्लेस हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर स्पीडली फैलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो हमने बात की किसकी? हमने बात की न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो की। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म के साथ में क्या रेशियो है? तो नॉर्मली ये रहता है 1:4, आइदर 1:6, बट कैंसर में क्या हो जाता है? ये 1:1। दूसरी बात करते हैं अपन किसकी? इन्वेजन की। तो कैंसर जब पेनिट्रेशन कर जाए सराउंडिंग स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इन्वेजन। ये कोई कैंसर सेल थी, मान लो ये इसके अंदर इन्वेजन करने घुसने की कोशिश कर रही है, पेनिट्रेशन कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? आपका इन्वेजन। थर्ड आता है आपका मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सी बात है कि जब कैंसर अपनी प्राइमरी साइट से सेकेंडरी साइट में जाने की कोशिश करे और वो दोनों साइड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? कि कैंसर बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि जब दोनों साइड एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कि जब दोनों साइड एक दूसरे से कनेक्टेड हो और कैंसर एक से दूसरे में फैल रहा हो, तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पढ़ा था हमने क्या? फिल्ट्रेशन। क्या पढ़ा था? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है सर? फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कि पेनिट्रेशन इन सराउंडिंग, आसपास में पेनिट्रेट करना। और एक सवाल था कि कैंसर कैंसर जो है, कैंसर के पास में 40% कैल्शियम नॉर्मल सेल के कंपेयर में कम होता है, इसलिए इजीली कैंसर जो होता है वो डिटेच्ड हो जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब सुना होगा आपने, इधर सुना ही होगा, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना। तो ये ट्रांसप्लांटेशन इन ऑन्कोलॉजी साइंस में इस ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, तो उसको डील करते हैं अपन। देखो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग, लिख लो पहले इसको, ड्यूरिंग सर्जिकल करेक्शन, ड्यूरिंग सर्जिकल करेक्शन थ्रू इंस्ट्रूमेंट articles etc gloves by a surgeon। ट्रांसप्लांटेशन मतलब होता है एक चीज इधर से निकाल कर उधर शिफ्ट कर देना। तो इसके सिंपल सिंपल से मीनिंग की अगर बात करते हैं अपन, तो जब कोई डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, सर्जन साहब जो है वो सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं तो उनको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिली, क्या मिली, एक स्ट्रक्चर मिली, एक स्ट्रक्चर मिली जहां पर क्या होता था कि कैंसर क्या हो रहा था, आपका कैंसर क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था। तो जब उस कैंसर डेवलप हो रहा था तो उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से उस कैंसर सेल को क्या कर दिया, रप्चर कर दिया। अब वो कैंसर सेल को रप्चर कर दिया और आसपास की जो सेल है वो जो नॉर्मली हेल्दी सेल थी वो भी उससे इन्फेक्टेड हो गई है। तो डॉक्टर साहब जब आपको कैंसर दे दे, है ना, आपके एक पार्ट में कैंसर नहीं और दूसरे पार्ट का वो इलाज कर रहे हो, और एक पार्ट से ले जाकर दूसरे पार्ट में जब सर्जन कैंसर को ट्रांसफर कर दे तो उसको बोलते हैं अपन क्या, ट्रांसप्लांटेशन। एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना। एक आता है आपका, एक आता है आपका क्या, ट्रांसकोलियम। ट्रांसकोलियोमिक का मतलब समझेंगे अपन। ट्रांसकोलियोमिक मतलब क्या होता है कि कैंसर का कनेक्टिंग पार्ट से, कनेक्टिंग पार्ट्स के बीच में कैंसर का ट्रेवल करना क्या कहलाता है, ट्रांसकोलियोमिक कहलाता है। जैसे अपन समझने की कोशिश करते हैं इसको, पहले लिख लो इसको, क्या, कैंसर ट्रेवल बिटवीन कनेक्टिंग या फिर इसको ऐसे करके लिखो, कनेक्टिंग कनेक्टिंग पार्ट ट्रेवल, connecting part travel from one site to another, one side to another, connecting part travel from one side to another, connecting part travel from one side to another। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे ये आपका इसोफेगस हो गया, ये आपकी स्टमक हो गया, स्टमक के बाद में ये इंटेस्टाइन हो गई। समझो तुम, कैंसर कहां पे था, ईसोफेगस में कैंसर था। अब वो कैंसर जाकर स्टमक में चला गया जिसको गैस्ट्रिक कैंसर बोलते हैं। तो कनेक्टिंग पार्ट के बीच में अगर कैंसर ट्रेवल करा तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसकोलियोमिक। सेकेंड एग्जांपल समझते हैं अपन, ये लंग्स से आपका, ये ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया से ट्रेवल करते करते कैंसर कहाँ चला गया, आपके लंग्स में चला गया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसकोलियोमिक। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर कैंसर ट्रेवल कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसकोलियोमिक। वहीं हमने बात की थी मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या था कि वहां पर भी कैंसर ट्रेवल कर रहा था, पर कहां पर, जहां पर कनेक्टिंग पार्ट, बॉडी के कनेक्टिंग पार्ट नहीं है, वहां पर कैंसर ट्रेवल कर रहा था। ट्रांसकोलियोमिक में होता है
कि जहां पर कनेक्टिंग पार्ट है वहां पर कैंसर ट्रेवल करता है। ओके, चलो तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अब कैंसर को समझने के लिए, कैंसर की आपने अगर रिपोर्ट्स देखी हो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बनाते हैं, या नहीं देखी हो तो अपन बना देंगे अभी रिपोर्ट, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो कैंसर को हम एक तो ग्रेडिंग में पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं कैंसर की स्टेजिंग क्या होती है, और एक आता है आगे आपका आएगा टीएनएम क्लासिफिकेशन की कैंसर को कैसे कैसे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपनों को समझना जरूरी है कि ग्रेडिंग क्या होती है। तो ग्रेडिंग के मीनिंग ये होता है कि इट इज अ डिफरेंशिएशन, इट इज अ डिफरेंशिएशन। समझते हैं बात को। बात क्या है ग्रेडिंग की। अच्छा, आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में बच्चे सारे रहते हैं, है ना। किसी की ग्रेड ए आती है, किसी की बी आती है, किसी की सी आती है, किसी की डी आती है ना। ऐसी कुछ ग्रेड्स आती है। तो ग्रेड ने क्या करा, थे तो स्टूडेंट्स ही सारे, है ना, उनको डिफरेंशिएट कर दिया कि इसकी ए कैटेगरी है, इसकी बी है, इसकी सी है, इसकी डी है। वैसे ही हम नॉर्मल सेल से कैंसर को अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए जो सिस्टम का फॉलो अप करते हैं वो कौन सा होता है कि ग्रेडिंग सिस्टम होता है। कौन सा होता है? ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ग्रेडिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां पर होता है, इसको 5 स्टार बना लेना कि ग्रेडिंग सिस्टम को असेस कैसे करा जाए। तो ग्रेडिंग सिस्टम को असेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, बायोप्सी सिंगल लाइनर, वन लाइनर, वन सेंटेंस वाला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ग्रेडिंग सिस्टम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, बायोप्सी करना पड़ेगी, टिश्यू की बायोप्सी करना पड़ेगी। अच्छा, ग्रेड सिस्टम होता क्या है सर, ये बताओ आप। तो ग्रेड को हमने फर्दर इसके 4 क्लासिफिकेशन करे। कितने क्लासिफिकेशन करे? तो 4। एक होता है ग्रेड फर्स्ट, एक होता है सेकेंड, एक होता है थर्ड, और एक होता है बेटा फोर्थ। कितने क्लासिफिकेशन करें? 4 क्लासिफिकेशन करें। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ। अब किसी सेल के अंदर 25% डिफरेंशिएशन देखने को मिले आपको, कितना? 25% डिफरेंशिएशन देखने को मिले तो इसको बोलते हैं अपन ग्रेड फर्स्ट। आगे बात करते हैं, अगर किसी सेल के अंदर 50% आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगी, नॉर्मल सेल से कितनी अलग दिख रही है ये, 50%, तो इसको बोलते हैं क्या, ग्रेड सेकेंड। वहीं अगर कोई सेल आपको 75% नॉर्मल सेल से अलग दिखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं ग्रेड थर्ड। वो आएगा किसमें? ग्रेड थर्ड में। और लास्ट वाली कंडीशन क्या होती है? और लास्ट वाली कंडीशन ये होती है कि जब कोई सेल 100% ही किसी दूसरी सेल से, नॉर्मल सेल से 100% डिफरेंट दिखती है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, तो उसको अपन बोलते हैं ग्रेड फोर्थ। ग्रेड फोर्थ को एनाप्लेजिया भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन उस चीज के बारे में। और लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि एनाप्लेजिया होता क्या है। और अगर किसी ने वो लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देख लें ताकि आगे की बात आपको समझ में आए। अच्छा, 25% है मतलब बहुत कम चेंजेस हुए हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना इजी होगा कि इसमें कुछ तो लक्षण पुरानी वाली सेल के दिख रहे हैं, है ना। अब सेकेंड स्टेज में क्या, 50%, लगभग लगभग आपकी आधी सेल ही चेंज हो गई है, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन मॉडरेट लेवल के होते हैं। कैसे लेवल के होते हैं भाई? मॉडरेट। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएशन इसमें कैसे मिलेंगे आपको देखने को, सीवियर डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल सेल कितनी बची है यहाँ पर? नॉर्मल सेल ओनली 25% ही नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बची है किसी की सेल की, 75% तक चेंज हो गए। और लास्ट वाला जो अपन बात करते हैं कि 100% ही चेंज हो गया है, 100% ही चेंज हो गया। 100% चेंज हो गया इसका मतलब क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या? मान लो कि ये कोई सेल है और ये सेल, एक ये ऐसी सेल है, ये नॉर्मल सेल है और ये ऐसी सेल है। आई बात समझ में? तो ये दोनों सेल पहले तो ये भी ऐसी ही थी, पर अपन डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल से डिफरेंशिएशन कर पाएंगे अपन। तो ये वाली चीज कहना चाह रहा हूं मैं कि स्टेज 4 जो होती है, ग्रेड 4,
100% हो जाता है यहाँ पे डिफरेंशिएटेड, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। बोलते ना कि बहुत बदल गए हो तुम, तो ऐसे बदल गए। पुअरली डिफरेंशिएट, आई बात समझ में। ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है कैंसर की सेल को असेसमेंट करने के लिए जो सिस्टम को अपन फॉलो अप करते हैं उसको बोलते हैं अपन क्या, ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम को असेसमेंट अपन करते हैं किससे, टिश्यू बायोप्सी से। अगर टिश्यू बायोप्सी करेंगे, सेल बायोप्सी करेंगे, तो सेल को अपन को कम से कम निकालना तो पड़ेगा ना। एक नॉर्मल सेल को निकालेंगे और जहां पर कैंसर हो रहा है उस सेल को निकालेंगे, तो ही तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो वो प्रोसीजर किससे होगा, बायोप्सी से। अच्छा, बायोप्सी में जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग में ग्रेड 4 तरह से बांटी है हमने, ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ग्रेड फर्स्ट बोलती है कि 25% डिफरेंशिएशन हुआ। वो कोई सेल है जिसमें कैंसर हुआ तो नॉर्मल से 25% अलग दिख रही है। ग्रेड सेकेंड में वो 50% अलग दिख रही है, ग्रेड थर्ड में वो 75% अलग दिख रही है, और ग्रेड फोर्थ में वो 100% पूरी के पूरी ही अलग नजर आ रही है। पूरी के पूरी जब सेल अलग नजर आने लग जाए तो उसको बोलते हैं अपन क्या, पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल, कैंसर सेल। चलो अब अपन बात करते हैं आगे किसकी, स्टेजिंग की। नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे कि सर ग्रेडिंग समझ में आ गया, स्टेजिंग क्या होता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अपन बात करते हैं किसकी, स्टेजिंग की। स्टेजिंग की बात करते हैं। स्टेजिंग होता क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेजिंग होता क्या है। तो इसमें लिखना, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। इट इज अ spread of cancer that size, involvement of lymph node, size, involvement of lymph node and metastasis। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्टेजिंग की। स्टेजिंग क्या होता है कि कैंसर कैसे फैला है, कैंसर कितना फैला है, वो आता है आपके ग्रेडिंग में। कैंसर कैसे कैसे कहां कहां तक फैला है उसको बोलते हैं अपन स्टेजिंग की। इट इज अ स्प्रेड ऑफ कैंसर, कितनी साइज का कैंसर है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड, आगे पढ़ेंगे अपन की इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या होता है। तो इन्वॉल्वमेंट, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है या नहीं हुआ उस कैंसर के अंदर, या फिर अपन बात करते हैं तो मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है, अभी लास्ट में पढ़ा था हमने। मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है कि मेटास्टेसिस मतलब ये होता है कि दो कनेक्टिंग जो पार्ट आपस में नहीं है, जो पार्ट कनेक्टिंग होते हैं उसमें कैंसर ट्रेवल करे तो उसको बोलते हैं अपन क्या, ट्रांसकोलियोमिक। और जो कनेक्टिंग पार्ट नहीं है उनमें अगर कैंसर ट्रेवल करे तो उसको बोलते हैं क्या, मेटास्टेसिस। क्या ये पॉसिबल है, तो कि हाँ पॉसिबल है, मेटास्टेसिस होना पॉसिबल है। और एक मेजर इंफॉर्मेशन मिलती है मेटास्टेसिस के थ्रू ऑन्कोलॉजी साइंस में, अपन आगे डिस्कस करेंगे उसका। अब इसके बाद में अपनों को क्या क्या बात कर ली हमने, तो हमने बात की है किस किस की, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या, इन्वेजन। इन्वेजन के बाद में मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस के बाद में पढ़ा है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन के बाद में हमने एक चीज बनाई थी कि कैंसर सेल इतना डिटेचमेंट क्यों होता है कैंसर सेल के अंदर, क्योंकि कैंसर सेल में क्या होता है कि 40% कैल्शियम कम पाया जाता है कैंसर सेल के अंदर, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल के कंपेयर में 40% कैल्शियम सेल के अंदर क्या कम होता है, कैल्शियम Ca2+ कैल्शियम, इसकी वजह से डिटेचमेंट होता है। नेक्स्ट,
ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि कोई सर्जन सर्जरी कर रहा है, उसके आर्टिकल्स पे या ग्लव्स पे कोई कैंसर सेल लग गई और सर्जरी करते करते ही वो दूसरे पार्ट की तरफ गया और वहां पर वो टच हो गया तो वो कैंसर फैल गया, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसकोलियोमिक क्या होता है कि कनेक्टिव पार्ट के बीच में कैंसर कैंसर का ट्रेवल करना क्या कहलाता है, ट्रांसकोलियोमिक। अब बात करते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है कि किसी कैंसर सेल को डिफरेंशिएट करने का तरीका जो होता है वो ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग में अपन बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी से अपनों को सेल के बारे में पता करना है कि कैंसर कितना फैला है ना। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ, ये इसके टाइप्स होते हैं। स्टेजिंग, स्टेजिंग में क्या बताया था मैंने कि स्टेजिंग का मतलब क्या होता है कि कैंसर कितना फैला है, कैसे फैला है, स्टेजिंग कितना फैला है, कहाँ कहाँ फैला है, कैंसर की साइज क्या है, नोडल इन्वॉल्वमेंट जिसको बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड या मेटास्टेसिस, ये कैसे कैसे हुआ है कैंसर में, कहाँ कहाँ तक कितनी साइज का ट्यूमर है, ट्यूमर ने लिम्फ नोड को इन्वॉल्व किया या नहीं किया, मेटास्टेसिस हुआ या नहीं हुआ, दो चीजें होंगी, मेटास्टेसिस हुआ या नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब नेक्स्ट आता है आपका टीएनएम क्लासिफिकेशन। बिल्कुल, क्या आता है टीएनएम क्लासिफिकेशन। टीएनएम क्लासिफिकेशन की बात करें ना बेटा तो T4 होता है ट्यूमर, क्या होता है T4 ट्यूमर, N4 होता है नोड, और नोड मतलब क्या, लिम्फ नोड की बात हो रही है, और M4 होता है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस मतलब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो इसके बिहाफ पे रिपोर्ट्स बनती है हॉस्पिटल्स में। कैंसर का जो पेशेंट होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि कैंसर के जो पेशेंट है वो स्टेज 2 तक जो है उनको बचाया जा सकता है, रिकवरी इजीली पॉसिबल हो सकती है, सर्जिकल करेक्शन के थ्रू उसको पॉसिबल बनाया जा सकता है। पर आज इस चीज को अपन समझेंगे कि स्टेज 2 में कैंसर पेशेंट को क्यों बचाया जा सकता है और स्टेज 3 और 4 में क्यों नहीं बचाया जा सकता है, स्टेज फर्स्ट क्या होती है, फिर इनके बारे में अपन डिटेल से नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका क्या, टीएनएम क्लासिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है टीएनएम क्लासिफिकेशन, किसकी बात कर रहे हैं भाई, टीएनएम क्लासिफिकेशन। तो टीएनएम में सबसे पहले अपन स्टडी करना चाहेंगे किसको, तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे किसको, टी को। और टी बोले तो फर्स्ट आता है बेटा अपना क्या, टी, और टी बोले तो क्या, ट्यूमर। सबसे पहले ही बात किसकी करी है मैंने, ट्यूमर की। तो इसमें कुछ क्राइटेरियाज है जिसको ये वन बाय वन लिखते हैं अपन, फिर इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो है ये, T0 बोले तो नो ट्यूमर, जीरो का मतलब होता है नो ट्यूमर। TIS TIS इसको बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। इसके बाद में आता है T1, के बाद में क्या आता है T1, ट्यूमर आपका इक्वल और मोर देन टू 1 सेंटीमीटर। इसके बाद में आता है बेटा T2, T2 T2 बोलता है T2 ट्यूमर आपका मोर देन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसके बाद में आता है बेटा आपका T3, क्या आता है T3, आपका ट्यूमर मोर देन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, या इसको बोलते हैं अपन क्या, 3 से 5 सेंटीमीटर का हो गया आपका ट्यूमर। और आप समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल समझना कि मैं इसको लाल पेन से लिख रहा हूं, T4। और रेड साइन जो होता है, रेड साइन एक तो क्या होता है कि डेंजर का निशान होता है, देखा आपने शादियों में देखा दुल्हन लाल कपड़े में आती है ना, वो तो खतरे की निशानी है वो। तो T4 क्या होता है, T4 होता है क्या, ट्यूमर। अरे कैसा ट्यूमर है, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का ट्यूमर है,
इसको स्पेशली टारगेटेड करके बॉक्स में पैक कर देते हैं, क्योंकि ये ट्यूमर बाहर आया तो आफत मचा देगा। T4 जो होता है, ट्यूमर की साइज कितनी हो गई है? 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई। अगर ट्यूमर की साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई है तो ये आगे जाके रिस्क बन सकता है। हमने पढ़ा क्या? टीएनएम क्लासिफिकेशन। टीएनएम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले डील किया हमने क्या? ट्यूमर, T4 ट्यूमर। T4 ट्यूमर मतलब क्या होता है? तो इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा हॉस्पिटल की फाइल में T0 लिखा हुआ है किसी फाइल में, मतलब क्या है? समझ गए ना? आपके कोई ट्यूमर नहीं है। TIS लिखा है, IS मतलब होता है कार्सिनोमा इन सिटू। और कार्सिनोमा इन सिटू क्या होता है कि प्री कैंसरियस कंडीशन होती है। अगर किसी को नहीं पता है तो प्रीवियसली वीडियो जाके देखिए, उसमें कार्सिनोमा इन सिटू के बारे में डिटेल से हमने स्टडी की हुई है। तो अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन T1। T1 मतलब क्या होता है? ये वन शो कर रहा है कि ट्यूमर की साइज क्या है। T का मतलब ट्यूमर है, तो ट्यूमर की साइज 1 सेंटीमीटर या उसके 1 सेंटीमीटर के बराबर या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं होगी, है ना? उससे कम में कौन सी कंडीशन आएगी? कार्सिनोमा इन सिटू आएगी, जहां पे ट्यूमर होता ही नहीं। T2, T2 मतलब क्या होता है? ट्यूमर की साइज मोर देन या इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। T3, T3 का मतलब क्या होता है कि ट्यूमर की साइज 3 से लेके तो 5 सेंटीमीटर के बीच में, मोर देन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और T4 को तो हमने मार्क किया ही है। T4 ट्यूमर की साइज कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर से ज्यादा की होना ट्यूमर की साइज क्या कहलाती है? T4 कहलाती है। इतनी बात आई समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं अपन। टी की बात हो गई बेटा। टी के बाद में अपन चलते हैं आगे, और अपन चलते हैं एन की तरफ। टी एन एम था, तो टी के बाद में आता है एन। एन को बोलता हूं मैं नोड, इसके अलग अलग नाम है। इसको बोलते हैं अपन नोडल इन्वॉल्वमेंट, या इसको रहने दो अभी नोडल इन्वॉल्वमेंट को। नोड, या इसको मैं बोल देता हूं क्या? लिम्फ नोड। इसको मैंने बोला बेटा क्या? लिम्फ नोड। एन से रेफर है नोड। नोड भी कौन सा? लिम्फ नोड। अरे लिम्फ नोड की बात क्यों कर रहे हैं? तो सीरियस सी एक छोटी सी बात है कि कैंसर की सेल जब भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होती है तो वो लिम्फ नोड पे अटैक करती है। तो इसलिए नोडल इन्वॉल्वमेंट हुआ है या नहीं? अगर लिम्फ नोड में अगर कैंसर चला जाएगा तो इजीली ट्रेवल करेगा, है ना? तो अपन बात करते हैं किसकी? N0 की। सबसे पहले क्या आता है जीवन में? जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार का नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई भी प्रकार का नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं। मान लो ये कोई सेल है, ये कोई स्ट्रक्चर है जिसमें ये नोड है। ये क्या है भाई? लिम्फ नोड। इसमें देखने को मिलेगा आपको कोई भी किसी भी तरह का नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट को अपन शो करेंगे रेड कलर के पेन से। तो अपन आगे देखते हैं N1। N1 का मतलब होता है सिंगल नोड इन्वॉल्वमेंट। तो यहां पर कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है नोड का? सिंगल नोड इन्वॉल्व हुआ है। जैसे अपन बात करते हैं क्या? ये कोई बनाया मैंने फॉर एग्जांपल, है ना? ये कोई है क्या? ये नोड्स है, ये नोड्स है, सारे नोड्स है, ये भी नोड्स है। तो ये एकमात्र नोड इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिले दो फाइल में N1 लिखा हो, तो N1 का मतलब क्या होता है? सिंगल नोड इन्वॉल्वमेंट, बॉडी का कोई ना कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया है। N2, N2 का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट नॉट ऑल। बट नॉट ऑल, एक से ज्यादा नोड तो इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं बेटा, पर सारे के सारे नोड इन्वॉल्वमेंट हो ये पॉसिबल नहीं है। एक से ज्यादा होंगे पर सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट हो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये नोड, 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 ये नोड को इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये नोड का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब इसमें टोटल कितने बनाए मैंने? 8 लिम्फ नोड बनाए, जिसमें से क्या हुआ? 3 लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए
3 लिम्फ नोड तो क्या हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन 3 लिम्फ नोड तो इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए हैं। मतलब N2 का मतलब ये है कि एक से ज्यादा नोडल इन्वॉल्वमेंट होगा। N1 का मतलब तो क्या है, सिंगल नोड इन्वॉल्वमेंट, जहां पर एक इन्वॉल्वमेंट हो उसको बोलते हैं N1, और जहां N2 की में क्या बोलते हैं अपन कि एक से ज्यादा होंगे पर सारे नोड जो होंगे, सारे लिम्फ नोड जो होंगे वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। N3 की बात करते हैं अपन। N3 तीन ही टाइप होते हैं इसमें, या तो नहीं होगा, या एक होगा, या एक से ज्यादा होगा, या सारे होंगे। अब सारे के अलावा तो कुछ सारे के अलावा तो आगे कुछ होता नहीं है ना। N3 का मतलब होता है क्या, होल नोडल इन्वॉल्वमेंट। नोडल या बोलते हैं इसको क्या, होल नोड्स इन्वॉल्वमेंट, सारे के सारे नोड जो होंगे इन्वॉल्व हो गए। ये एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, पांच नोड, छह नोड, सात नोड, कितने नोड थे भाई, ये भी इन्वॉल्व हो गया, 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 और ये भी इन्वॉल्व हो गया। सारे के सारे नोड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बात कैंसर की कर रहे हैं ना, तो कैंसर ने किसको इन्वॉल्व कर लिया, सारे नोड को इन्वॉल्वमेंट कर लिया। यहाँ पे कैंसर की बिल्कुल नहीं चली, किसी को इन्वॉल्व नहीं करा, थोड़ी बहुत चली, सिंगल नोड इन्वॉल्वमेंट हुआ, और ज्यादा चली एक से ज्यादा पर सारे नहीं। और अब तो कैंसर का दिमाग खराब हो गया, अब तो जान लेके ही मानेगा वो कि सारे ही लिम्फ नोड में अगर कैंसर हो जाए तो कंडीशन कितनी सीवियर हो सकती है। गेस करो कि सारे ही लिम्फ नोड में इन्वॉल्वमेंट हो जाए किसका, कैंसर का, तो कैंसर की कंडीशन कितनी, पेशेंट की कंडीशन कितनी वर्स्ट हो सकती है। अब बताओ, ऐसे पेशेंट को भी आप बचा पाओगे क्या, कि नहीं, मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुश्किल ही क्या है, इम्पॉसिबल है, बचा ही नहीं सकते, उसकी मौत निश्चय है। पर मैं जब बोल रहा हूं कि सिंगल नोड इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्या हुआ, सिर्फ सिंगल नोड इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो सिंगल नोड इन्वॉल्वमेंट हुआ तो उसके सिंगल नोड को कट डाउन किया जा सकता है और उसको बचाया जा सकता है। ये स्टेज सेकंड में आ जाता है। नो नोड इन्वॉल्वमेंट, ये भी स्टेज सेकंड, नो नोड इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर कोई नोड इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ है। जब नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पर भी इसको बचाया जा सकता है। समझ में आ रही है ना, कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड को क्यों बचाया जा सकता है, थर्ड और फोर्थ को क्यों नहीं बचाया जा सकता। चले आगे चलते हैं अपन। क्या पढ़ा हमने, नोडल इन्वॉल्वमेंट है ना, इससे पहले ट्यूमर पढ़ा था हमने, इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या, तो क्या बचा है, टी एन और एम, टी एन और एम। टी एन एम की में एम का मीनिंग होता है, टी एन एम के अंदर हम बात करते हैं एम। एम बोले तो, एम बोले तो, बोले तो, एम बोले तो मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस की बेटा दो कैटेगरी होती है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, फिर दोबारा से सुनो, हर चीज दोबारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप भी उन चीजों को रिपीट करो, और बार बार रिपीटेशन से ही इंसान को चीजें याद होती है। तो देखो, एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, मेटास्टेसिस का मतलब यह होता है कि जो दो कनेक्टिंग पार्ट आपस में नहीं है, दो एक दूसरे से पार्ट कनेक्टिंग पार्ट नहीं है, जैसे एक लीवर है एक किडनी है ना, दोनों आपस में कनेक्टेड है क्या, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, दोनों कनेक्टेड पार्ट नहीं, फिर भी लीवर से कैंसर कहां चला गया, किडनी में चला गया, तो इस कंडीशन को बोलेंगे क्या, इस कंडीशन को बोलेंगे मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस में दो चीजें हो सकती है बेटा, क्या हो सकती है, दो चीजें, एक को बोलता हूं मैं M0 और एक को बोलता हूं मैं M1। अब M1 रेड पेन से लिखा है तो आप समझ ही सकते हो कि कुछ गड़बड़ है। M0, M0 का MO नहीं है, M0 है, M0, ये जीरो, ये जीरो, ये हो गया आपका M0। M0 का मतलब क्या होता है, M0 का एक सीधा सीधा सा मतलब होता है, क्या मेटास्टेसिस हुआ है तो नो मेटास्टेसिस। ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, या तो मेटास्टेसिस होगा या नहीं होगा। M1 को मैंने लिखा है यस मेटास्टेसिस, यस मेटास्टेसिस, कि हाँ मेटास्टेसिस हो गया, मेटास्टेसिस हो गया मतलब कैंसर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, तीसरे से चौथे में चला गया।
है ना। ईसोफेगस का कैंसर था, गैस्ट्रिक में चला गया, गैस्ट्रिक के कैंसर लीवर में चला गया, लीवर से किडनी में चला गया, ऐसे करते करते होल बॉडी में फैल रहा है। क्या क्या पार्ट निकालोगे आप। अगर मेटास्टेसिस नहीं होता है तब तक उसको पॉसिबल है कि पेशेंट को बचाया जा सके। मेटास्टेसिस एक बार हो गया है तो फिर उसके बाद में उसको बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो आपको अगर किसी फाइल में देखने को मिल जाता है M1 तो पेशेंट गया, पेशेंट गया, बंदा खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि मेटास्टेसिस हो गया। मेटास्टेसिस हो गया तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कैंसर आप पता कर ही सकते हो। आपने देखा कि गैस्ट्रिक में कैंसर था पर वो तो मेटास्टेसिस हो गया, और वो लीवर में भी जा सकता है ना, किडनी में भी जा सकता है, सब जगह जा सकता है। और मेटास्टेसिस तो बोलता है कि मैं आपस में कनेक्टेड स्ट्रक्चर में तो फैलता ही नहीं हूं, जो कनेक्टेड होगी उसमें तो फैलूंगा ही नहीं मैं। समझे क्या? ऐसा नहीं बोलता है। कैसा बोलता है वो? कि जो आपस में कनेक्टेड स्ट्रक्चर नहीं होती है उसमें भी फैल जाता है। तो कनेक्टेड स्ट्रक्चर में कौन फैलता है? तो वो फैलता है ट्रांसकोलियोमिक। कौन सा फैलता है? तो ट्रांसकोलियोमिक। यहाँ पर कुछ अपन प्रोफाइल्स बनाते हैं, एक दो तीन प्रोफाइल करके लिखो आप कि कैंसर की स्टेज फर्स्ट में किस टाइप की प्रोफाइल मिलेगी बेटा आपको। स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट में बोलूं तो T1। T1 का मतलब हमने क्या लिखा था? T0 का मतलब लिखा था ट्यूमर है नहीं। T1 का मतलब क्या लिखा था? TIS लिखा था इसके बाद में, है ना, कार्सिनोमा इन सीटू। और T1 का मतलब क्या लिखा था? मोर देन या इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ट्यूमर है, ट्यूमर बहुत छोटा है। और N0 मतलब लिम्फ नोड कोई भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। और M0 मतलब क्या? मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। जब तक लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होगा, एक बात और सुन लो, जब तक लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होगा मेटास्टेसिस होना इम्पॉसिबल है। ओके। तो अगर मैं पूछता हूं यहाँ पे एक चीज लिखते हैं अपन, यहाँ पे लिखना है आपको क्या? प्रोग्नोसिस चांसेस। प्रोग्नोसिस मतलब क्या? कि इसके ठीक होने के चांसेस कितने हैं। तो अभी तक लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं हुआ है, मेटास्टेसिस की तो सवाल ही नहीं उठता। और ट्यूमर बहुत छोटू सा है। अब बहुत छोटू सा ट्यूमर है, अपने को साइड भी पता है, वहां से आगे बढ़ा नहीं है, क्या करो? सर्जिकल करेक्शन कर सकते हो, उस ट्यूमर को उखाड़ के खत्म कर दो। तो यहाँ पर भी पेशेंट कितना 72, पेशेंट के बचने के चांसेस कितने होते हैं? 72-90% पेशेंट के बचने के चांसेस। अब बात आती है स्टेज सेकंड में क्या होता है सर, तो बिल्कुल अपन उसकी भी बात करते हैं। ये लो, स्टेज आ गई आपकी कौन सी? सेकंड। ट्यूमर थोड़ा बड़ा हुआ, मोर देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हुई है बट मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। T2 का मतलब होता है ट्यूमर मोर देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। N1 का मतलब क्या होता है? N1 का मतलब होता है लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है, एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है। M0 का मतलब क्या होता है? मेटास्टेसिस तो अभी भी नहीं हुआ है, तो अभी भी चांसेस है बचाने के। 50% चांसेस है। 50% क्या है? पेशेंट 50% तो चांसेस है जिएगा और मर भी सकता है। स्टेज आती है आपकी थर्ड। थर्ड स्टेज में थोड़ी सीवियरिटी को अपन इंक्रीज करते हैं, है ना, और पेशेंट को मारने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाते हैं और पेशेंट को जिंदा रखने की पॉसिबिलिटीज को कम करते हैं। देखो कैसे करते हैं अपन। T3, T3 बोले तो T3 का मतलब होता है ट्यूमर मोर देन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और उसकी रेंज होती है 3 से 5 सेंटीमीटर। कितना बड़ा ट्यूमर हो गया? 1 सेंटीमीटर का था, 3 से 5 सेंटीमीटर चला गया, गड़बड़ हो रही है। इतना बड़ा ट्यूमर हुआ है तो आसपास के लिम्फ नोड को भी अटैक करेगा, और लिम्फ नोड अटैक करता है और एक से ज्यादा लिम्फ नोड अटैक कर लेता है। और मेटास्टेसिस हुआ क्या? नहीं हुआ। मेटास्टेसिस अभी भी नहीं हुआ। सर इसको बचाने के चांसेस कितने परसेंट है? क्योंकि लिम्फ नोड इन्वॉल्व कर लिया है, एक से ज्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व कर लिया है, तो सर्जिकल करेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है पर बचाया जा सकता है। 20% चांसेस है। अब आती है क्या आपकी स्टेज थर्ड। अब आप समझ जाओ, स्टेज थर्ड के बाद में आपकी आती है कौन सी? स्टेज फोर्थ। और स्टेज फोर्थ को अगर अपन लाल पेन से लिख रहे हैं मतलब मामले अलग हैं। और क्या मामले अलग है? T4, N3 और M1। T4 का मतलब होता है मोर देन 5 सेंटीमीटर ट्यूमर हो गया। N3 का मतलब होता है सारे ही बॉडी के सारे लिम्फ नोड जो हैं वो सारे के सारे ही लिम्फ नोड क्या हो गए?
इन्वॉल्व हो गए कैंसर सेल की चपेट में आ गए कौन, सारे के सारे लिम्फ नोड। और M1 का मतलब क्या होता है, M1 का मतलब अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि M1 को हमने दो कैटेगरी में, मेटास्टेसिस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो होता है M0 नो मेटास्टेसिस, M1 मतलब यस मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस का मतलब आपको पता ही है अच्छे से कि मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है। तो स्टेज 4 में ट्यूमर की साइज बहुत ज्यादा बढ़ गई, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा की हो गई। दूसरी चीज क्या है, लिम्फ नोड सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए। और M1 मतलब मेटास्टेसिस भी पॉसिबल हो गया है। 5% चांस है इसके जिंदा रहने। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्या, TNM क्लासिफिकेशन। क्या था आपका, TNM क्लासिफिकेशन, TNM क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे की बात करते हैं। TNM क्लासिफिकेशन के बाद में इटियोलॉजी, कॉजेस, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन वजहों से कैंसर हो सकता है, क्या रिस्क फैक्टर है। तो सबसे पहले एक चीज अपन जान लेते हैं कि कैंसर का आज तक कोई कारण पता नहीं चला है। कैंसर इज अ इडियोपैथिक, बट देयर इज अ सम रिस्क फैक्टर दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ द कैंसर। कि यहाँ पर हमें आज तक ये नहीं पता चला है कि कैंसर की इटियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इटियोलॉजी आज तक क्या है, अरे बोलो बेटा, इडियोपैथिक। कैसी है, इडियोपैथिक। बट यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कैंसर के होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। उस रिस्क फैक्टर की बात करते हैं अपन। तो दो टाइप के रिस्क फैक्टर होते हैं, एक होता है एंडोजिनस ए और दूसरे का नाम मैं लेता हूं क्या, एक्सोजिनस। एंडोजिनस और क्या होता है, एंडोजिनस। एंडोजिनस और होता है क्या, एक्सोजिनस। एंडोजिनस का मतलब अगर अपन ऊपर ऊपर से समझे कि एंडोजिनस का मतलब क्या होता है, तो एंडोजिनस का मतलब समझने के लिए अपन इसमें डील करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट अपन स्टडी कर रहे हैं किसको, एंडोजिनस को। एंडो मतलब क्या, अंदर, इनसाइड, इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका क्या, या इसको ढंग से लिख ले, नोट्स बना के लिख लो। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले रिस्क फैक्टर। ओके। और उसके अंदर सबसे पहले कौन होता है, जीन। जीन बॉडी के अंदर ही होता है ना, जीनोमिक स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर ही होती है, जीन। जीन के अंदर बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर 13 में इंपेयरमेंट होने की वजह से क्या होता है, रेटाइनोब्लास्टोमा। जीन में ही हेरफेर हो गई है, तो रेटाइनोब्लास्टोमा, रेटाइना, रेटाइना के अंदर क्या होगा, कैंसर डेवलप हो जाएगा। ऐसे अपन बात करते हैं क्या, क्रोमोसोम नंबर एक होता है 14, एक होता है 17 और एक होता है क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। क्रोमोसोम नंबर 17 जो होता है वो BRCA। BRCA किसको बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर ये डेवलप करता है BRCA फर्स्ट, और ये डेवलप करता है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर ही डेवलप करेगा। और इसके लिए स्पेशल टर्म यूज होती है क्या, BRCA सेकेंड। अच्छा सर एक बात बताओ कि ये तो समझ में है, तो कैंसर तो कहीं पे भी, मान लो किसी की पेशेंट की कोलोन के अंदर क्या हुआ, कैंसर डेवलप हो गया, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर कौन सा होगा, तो उसकी भी बात कर लेते। क्रोमोसोम नंबर 5 जो होता है, कौन सा, क्रोमोसोम नंबर 5 वो बनाता है कॉलिन पॉलिप। कॉलोन के अंदर क्या बनाता है, कॉलोन पॉलिप। कॉलोन के अंदर क्या डेवलप कर दिया इसने, कैंसर डेवलप कर दिया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं आपको कि एक होता है फिलाडेल्फिया, क्या भाई, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम
फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम नंबर T9 की शिफ्टिंग T22, ये हो गई शिफ्टिंग। क्रोमोसोम नंबर T9 की शिफ्टिंग कहां पर हो जाए? क्रोमोसोम नंबर T22 पे हो जाए। क्रोमोसोम नंबर T9 की शिफ्टिंग कहां हो गई है? T22 पे हो गई है। तो इसको बोलते हैं अपन क्या? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की वजह से क्या होता है? CML क्रोनिक, CML क्रोनिक, अरे क्रोनिक माइलॉइड लिम्फोमा। अरे कौन सा लिम्फोमा होगा बेटा? क्रोनिक माइलॉइड लिम्फोमा, CML, क्रोनिक माइलॉइड लिम्फोमा। क्रोनिक माइलॉइड लिम्फोमा, सॉरी लिम्फोमा नहीं, ब्लड कैंसर होता है इससे। तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। अरे क्या होगा? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया होगा। एक होता है MEN फर्स्ट, MEN फर्स्ट, इसके फुल फॉर्म लिखो, मल्टीपल एंडोक्राइनल नियोप्लेजिया। मल्टीपल एंडोक्राइनल नियोप्लेजिया, ऑल्सो नोन एज वर्नर सिंड्रोम। इसको और क्या बोलते हैं अपन? वर्नर सिंड्रोम। MEN फर्स्ट, मल्टीपल एंडोक्राइनल नियोप्लेजिया। नियो मतलब क्या होता है? प्लेजिया का मतलब होता है बेटा क्या? प्लेजिया मतलब प्लाज्मा। प्लाज्मा या प्लाज्मा बोल दो, और प्लाज्मा से बोलते हैं अपन, सीधा सीधा बोल देते सेल। और नियो जो बॉडी में पहले नहीं थी पर अब बन गई है, पूरी की पूरी न्यू सेल बन गई है, तो न्यूप्लेजिया। और न्यू जनरेशन को कोई स्पेशल अलग चीज हो जाना, उसी को अपन बोलते हैं क्या? कैंसर। तो मल्टीपल एंडोक्राइनल न्यूप्लेजिया, एंडोक्राइनल ग्लैंड में मल्टीपल तरीके से, बहुत सारे तरीके से नई नई सेल का डेवलप होना क्या कहलाता है? MEN फर्स्ट। और इसको एक और नाम से जानते हैं, नाम होता है क्या? अरे नाम क्या होता है? वर्नर सिंड्रोम। अब वर्नर सिंड्रोम में कौन कौन सी मल्टीपल एंडोक्राइनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं? तो इसमें अपन बात कर रहे हैं किस किस की? इसमें अपन बात करते हैं, देखो मेरे साथ साथ लिखना तुम। सबसे पहले अपन 3 ग्लैंड की बात करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले एक होता है कौन सा? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के अंदर नए नए डेवलपमेंट हो जाएंगे। दूसरा अगर अपन बात करें, दूसरा अगर बात करें तो कौन सी? एक और पी, जिसको बोलते हैं क्या? थायराइड, पैराथायराइड। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। और इसी के अंदर किसके अंदर चेंज होंगे? पैनक्रिएटिक के अंदर चेंज होंगे। किसके अंदर चेंज होंगे? पैनक्रिएटिक के अंदर चेंज होंगे। इस बीमारी को स्पेशली 3P के नाम से भी जानते हैं। किसको? MEN फर्स्ट को। MEN फर्स्ट बोल क्या रहा है कि मल्टीपल एंडोक्राइनल न्यूप्लेजिया हो रहा है। एंडोक्राइनल ग्लैंड में बहुत सारे तरीके से नई कोशिकाएं बन रही है, नई सेल बन रही है, और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं वर्नर सिंड्रोम। अच्छा सर ये बताओ, वर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, मल्टीपल एंडोक्राइनल न्यूप्लेजिया बोलते हैं, पर इसमें होता क्या है? किसके अंदर कौन सी ऐसी एंडोक्राइनल ग्लैंड है जिसके अंदर चेंजेस आते हैं? तो मैं बताता हूं आपको किसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। पिट्यूटरी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा किसके अंदर आ रहे हैं? पैराथायरॉइड के अंदर आ रहे हैं। और एक और किसके अंदर आ रहे हैं? पैनक्रिएटिक के अंदर आ रहे हैं। तो ये पी, इसको एक और नाम से क्या जानते हैं अपन? 3P के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद में आता है, ये तो हो गया MEN फर्स्ट। MEN क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल एंडोक्राइनल न्यूप्लेजिया फर्स्ट। इसी को बोलते हैं वर्नर सिंड्रोम। एंडोक्राइन कौन सी इंपैक्ट होगी? पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड और पैनक्रेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एक तो होता है MEN फर्स्ट, तो बेटा MEN सेकेंड भी तो होता होगा कुछ? तो बिल्कुल होता है। MEN सेकेंड को अपन बोलते हैं क्या? सिप्पल सिंड्रोम। उसको बोल रहे थे क्या?
वर्नर सिंड्रोम, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वर्नर को सिप्पल में और सिप्पल को वर्नर में मत करके आ जाना, क्योंकि बहुत कहानियां आप दोनों की बहुत क्या है, अलग है। कहानियां कैसे अलग है, देखो तो मैं बताता हूं। इसको बोलते हैं क्या, टीपीपी। पबजी खेलते हैं ना आप, तो उसमें होता है ना टीपीपी, थर्ड पार्टी पर्सन। तो टीपीपी मतलब क्या होता है, एक तो इसमें न्यू सेल किसके अंदर बनेगी, थायराइड के अंदर। दूसरी किसके अंदर बनेगी बेटा, पैराथायरॉइड। अरे किसमें बनेगी, पैराथायरॉइड। और किसमें बनेगी, फियो क्रोमो, फियो क्रोमोसाइटोमा। किसमें बनेगी, फियो क्रोमोसाइटोमा, फियो क्रोमोसाइटोमा। इतनी पिक्चर आई समझ में। MEN मल्टीपल एंडोक्राइनल न्यूप्लेजिया, इसमें भी नई सेल बन रही है। किस किस में बन रही है, टीपीपी। इसको याद रखना आप, किससे, टीपीपी से। थायराइड, पैराथायरॉइड और फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, है ना। इसके बाद में आपने एक चीज यहां पे अपन डिस्कस करते हैं इस चीज को, जैसे डाउन सिंड्रोम नाम की भी बीमारी सुनी थी हमने, क्या होता है वो। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 की क्या बन जाती है, क्रोमोसोम नंबर 21 की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। और इस पेशेंट के अंदर एक चांसेस और बढ़ जाते हैं। इस चीज को समझो, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 होता है, वो सबको पता है। पर डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोमल इम्बैलेंस होने की वजह से जीन प्रभावित हुए हैं। और जीन कौन से होते हैं, तो एंडोजीनस रिस्क फैक्टर होते हैं, जो चांसेस बढ़ा देते हैं किसके, ल्यूकेमिया के। आई बात समझ में। इसी तरह से एक और चीज होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी नाम सुना होगा आपने। क्लाइन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हाँ, ओके ओके ओके। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है सर, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें क्या होता है, समझो बात को। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम नंबर मिल जाता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम नंबर मिल जाता है। और एक्स्ट्रा एक्स मतलब इसमें मेल होगा तो एक्स एक्स वाई सुपर मेल, और फीमेल होगी तो एक्स 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 सुपर फीमेल की कैटेगरी में चली जाएगी। वो चीजें जेनेटिक्स की है, अपनों को डिस्कस करना है कि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम नंबर मिल गया, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम नंबर मिल गया तो इसमें किसके चांसेस बढ़ जाएंगे, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। किसमें, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले मेल और फीमेल में। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले हमारा था क्या, एज। एज के बाद अपन बात करेंगे, सॉरी, जीन। जीन के बाद अपन बात करेंगे क्या, एज में। कैंसर मोस्टली बहुत ज्यादातर तो कहाँ देखने को मिलता है, तो मोस्टली सीन इन ओल्ड एज। बट कुछ कैंसर हैं जो बचपन में भी देखने को मिलते हैं। बचपन में देखने को जैसे कौन सा कैंसर मिलता है, तो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कौन सा कैंसर मोस्ट कॉमन होता है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, एक ALL बोलते हैं इसको, एक्यूट लिम्फोसाइटिक, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। कौन सा कैंसर होता है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। और ओल्ड एज में कौन सा होता है सर, ये भी बता दो। तो ओल्ड एज में होता है कौन सा, CLL, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। कौन सा, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। और लास्ट पढ़ो क्या के, जेंडर। जेंडर या जेंडर को बोलते हैं अपन क्या, हार्मोन्स, है ना। जेंडर का मतलब ही क्या हो गया, हार्मोन्स हो गया ना। सीधी सी बात है, जेंडर होगा मेल तो मेल हार्मोन, फीमेल तो फीमेल हार्मोन। मेल की बात करते हैं तो हार्मोन भी रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मेल की बात करें तो मेल के अंदर क्या होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, है ना। तो इसके अंदर प्रोस्टेटिक कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रोस्टेट, टेस्टेस्टेरोन। प्रोस्टेट के अंदर कौन सा हार्मोन बनता है भाई, टेस्टेस्टेरोन। वहीं अपन फीमेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करेंगे,
किसकी बात करेंगे? फीमेल। अरे फीमेल के पास में क्या होता है? तो फीमेल के पास में एक एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, तो फीमेल के पास में ब्रेस्ट होते हैं। क्या होते हैं सर? ब्रेस्ट होते हैं। और ब्रेस्ट के अंदर मेन रोल किसका होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट में? तो एस्ट्रोजन का होता है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल गड़बड़ाएगा तो ब्रेस्ट कैंसर होगा, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल गड़बड़ाएगा तो प्रोस्टेट कैंसर होता है। आज की कहानी यहीं तक, कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।